नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आने के साथ ही चुनाव से पूर्व चल रहे तमाम अटकलों, कयासों और सियासी उलटफेर के अनुमानों पर विराम लग गया है। दोनों सीटें सत्ताधारी जेडीयू ने अपने पास बरकरार रखी हैं और आरजेडी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जेडीयू के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आरजेडी को भी मौजूदा विधानसभा की दलीय स्थिति के लिहाज से इन 2 सीटों के नतीजों के महत्व का पता था। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी इन दोनों सीटों पर जोर आजमाइश करने में कोई कमी नहीं की। हालांकि नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। उधर कांग्रेस के लिए विधानसभा का उपचुनाव दोहरी मार लेकर आया है। एक तरफ पार्टी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अपने सहयोगी पर पकड़ की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उसमें भी हाथ को करारा झटका लगा है। बिहार में 2 सीटों पर अकेले लड़कर कांग्रेस को जो वोट हासिल हुआ है, वो 0 से शुरू करने जैसा है। सबको बोला है कि सबको लेकर के चलने का हमको काम करना है, लेकिन राजद में आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से तेजस्वी को लेकर के गए हैं लोग कुशेश्वर स्थान, और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि और कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है, और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं। और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली भांति जानते हैं। और नहीं, देख लीजिए, ये लोग आए हैं पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जगदानंद सिंह जैसे लोग। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे कि जिस थाली में खाते हैं उसी को बूढ़ा भलाई लोग बोलने का काम करते। एक मजबूत व्यक्ति को आपने पार्टी से जोड़ा हो। हम भी पार्टी में आए थे, उनके कहने पे हम नहीं आए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सोनिया जी से कि ऐसे अध्यक्ष को इमीडिएटली हटाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने भाई कांग्रेस पार्टी के लिए खून दिया है ना, हमारे फैमिली ने खून दिया है कांग्रेस के लिए। दर्द होता है, आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति देखे दर्द होता है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, उसके लिए सबसे पहला काम ऐसे अध्यक्ष को तुरंत हटाया जाए। क्या लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग कुछ आंदोलन वगैरह करेंगे? 1 साल से तो हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को मजबूत देखना है, अगर हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, कम से कम रिस्पेक्टेबल रहे, तो ऐसे अध्यक्ष को तो इमीडिएट हटाना चाहिए। क्या कारण मानते हैं जो आज जरूरती आप बता रहे हैं ओटी में चले गए? और जमीन पे हम नहीं हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बना के इसने यहां रख दिया है। 3 वर्ष से ये यहां पे अध्यक्ष हैं। एक कार्यक्रम ये बताएं, एआईसीसी का जो कार्यक्रम होता है उसके अलावा जो इन्होंने अपने। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार में उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो सियासत पर क्या असर डालेंगे। अब जब विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इन नतीजों का बिहार की सियासत में फौरी तौर पर और दूरगामी क्या कुछ असर पड़ेगा। इसका पहला असर तो ये होगा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था, अब उसमें साफ तौर पर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो सीएम नीतीश ने सहयोगी और विपक्षी दलों को संदेश साफ तौर पर दे दिया है। और अब जब विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि नतीजों का बिहार की सियासत में फौरी तौर पर और दूरगामी क्या असर पड़ेगा। और जैसा कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी कि इसका पहला असर तो यही है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था, उसमें अब बढ़ोतरी जो है हो जाएगी, यानी कि जेडीयू अब पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी।
अति उत्साह में आरजेडी की हार हुई है, ऐसा माना जा रहा है। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को यह मालूम था कि अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो विपक्ष के खाते में 2 सीट की बढ़ोतरी और पक्ष के खाते में 2 सीट की कटौती सियासी समीकरणों को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आरजेडी के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है। हालांकि हार के बावजूद आरजेडी के पास खुश होने की वजह यह है कि तारापुर में जहां साल भर के भीतर आरजेडी का वोट बढ़ गया है, तो कुशेश्वर स्थान में अरसे बाद चुनाव लड़ रही आरजेडी का संगठन अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अति उत्साह में आरजेडी की हार हुई, ऐसा माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस को अब 0 से शुरू करना है। कांग्रेस के लिए विधानसभा का उपचुनाव दोहरी मार लेकर आया है। एक तरफ पार्टी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अपने सहयोगी पर पकड़ की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उसमें भी अब कांग्रेस के हाथ को करारा झटका लगा है। तो ऐसे में अब कांग्रेस को 0 से अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि चौथे नंबर की पार्टी इस समय कांग्रेस बन गई है। चिराग पासवान ने कांग्रेस को चौथे पायदान पर धकेल दिया है। बिहार उपचुनाव में पहली बार चिराग पासवान एक नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और सिंबल के साथ मैदान में उतरे और अपने पहले ही चुनावी टेस्ट में चिराग ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की और उन्होंने कांग्रेस जैसी पार्टी को चौथे पायदान पर धकेल दिया। उपचुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट पर जहां जेडीयू की जीत हुई है और आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी रही, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी दोनों ही सीट पर तीसरे नंबर पर आई है, जिसकी वजह से कांग्रेस दोनों जगह चौथे नंबर की पार्टी बन गई है। चलिए इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल बस एक मेहमान ही हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, अन्य मेहमान भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, फिर उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। इस समय आरजेडी के नेता अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, जिस तरीके से बिहार उपचुनाव की 2 सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है, अब आरजेडी क्या सबक लेती हुई नजर आएगी? अरुण जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उनके साथ हम एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इसके साथ ही चुनाव से पूर्व चल रहे तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। दोनों सीटें सत्ताधारी जेडीयू ने अपने पास बरकरार रखी हैं और आरजेडी के मंसूबों पर पानी इस बार फिर गया है। जेडीयू के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आरजेडी को भी मौजूदा विधानसभा की दलीय स्थिति के लिहाज से इन 2 सीटों के नतीजों के महत्व का पता था। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी इन दोनों सीटों पर जोर आजमाइश करने में कोई कमी नहीं की। हालांकि नतीजे जो हैं वो उनके पक्ष में नहीं रहे हैं। अब जब विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, तो सवाल उठ रहा है कि नतीजों का बिहार की सियासत में फौरी तौर पर क्या असर पड़ेगा। और एएनबी न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, अब जब विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है और बिहार में दोनों सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज कर ली है, तो सवाल ये उठ रहा है कि इस जीत का फौरी तौर पर और दूरगामी क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए पल्लवी, अगर आप बिहार की राजनीति को पिछले 70-80 सालों में जब से देखेंगे, तो सबसे पहले 20 साल कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो सरकार का एक मिथक टूटा और फिर 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने जो एक स्वर्ण वोटों से एक अलग जगह यादव कुर्मी और एक वो एमवाई जो वो था बनाया इक्विज्म, तो वहां से अब जब सरकार चली आ रही 10 साल लालू यादव ने सरकार चलाई। अब इसके बाद सन 2000 से धीरे धीरे नीतीश कुमार ने अपनी जड़ें पक्की करना शुरू किया और आज ये दौर है कि 2 उपचुनावों में जीत बहुत बड़े मायने रखती है। जब कि जो महाजोट था वो अलग अलग हुआ और सब अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद भी कहीं इतने लंबे समय तक सरकार चलाने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो कहीं नजर नहीं आती है। और सुशासन बाबू के नाम से जो विख्यात हैं नीतीश कुमार, वो चुनाव जीतते चले जाते हैं और एक उनकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत होती चली जा रही हैं कि एक महान छत्रप के रूप में, एक बहुत बड़े छत्रप के रूप में अब उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। और
जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि दशकों तक बीजेपी रहेगी केंद्र में, उसी तरह अब कांग्रेस को और जनता दल यूनाइटेड को ये बड़ा चिंतन करना होगा कि नीतीश कुमार ने एक जो भ्रम था कि जाति पर चुनाव जीता जाता है उसको भी कहीं तोड़ा है, और ये चुनाव पूरा विकास के बल पर कहीं अपने आप को स्थापित किया। तो बहुत सारी चीजों को अब मंथन करना होगा कि जिस तरह नीतीश कुमार अपनी जड़ें गहरी करते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, आने वाला दौर जो है वो निश्चित रूप से राजद के लिए, कांग्रेस के लिए और जो भी वहां पर जो छत्रप जो वहां पर कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ऐसा दौर है कठिन परीक्षा का, जहां पर उनको एक परीक्षा से गुजरना है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार उपचुनाव परिणाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। जेडीयू ने जहां शानदार जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा निराशाजनक ये उपचुनाव के परिणाम रहे हैं। वहीं आरजेडी समर्थकों में भी इस समय निराशा है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मनोज जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं जनता दल यूनाइटेड के। मनोज जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जेडीयू ने जिस तरीके से शानदार जीत दर्ज की है, दूरगामी परिणाम आप क्या देख रहे हैं और संदेश आप विपक्षियों को क्या देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस उपचुनाव से पहले हम अगर बात कर ले तो 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तो इनको ये लग रहा था कि इनको अपने वोट पर ये जीत के आए हैं, लेकिन अंतिम समय में हमारा जो वोट था रामविलास पासवान जी का, उसको चिराग पासवान जी ने अलग कर दिया। नतीजा हुआ कि वो चले गए, उनकी जीत हो गई, हमारी संख्या कम हो गई। अगर उस समय भी रामविलास पासवान का वोट हमारे तरफ एक्टिव रहता तो 20-25 की संख्या में नहीं जाते, लेकिन इसको ये बहुत गुमान में आ गए थे और संजोग से ये जो उपचुनाव हुआ, उस दो उपचुनाव के अंदर भी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच में अघोषित समझौता था, लेकिन दोनों क्षेत्र के मतदाताओं ने 2020 के चुनाव का हाल देखा था। इस बार वो नहीं रहा। जहाँ तारापुर में पिछले बार 11,000 वोट लाए, इस बार 5,000 के आसपास में आके सिमट गए। और हमने शुरू से कहा था, चाहे वो 2020 का चुनाव हो या ये उपचुनाव हो, हम हमेशा विकास की बात करते रहे और हमने कहा था कि जनता मालिक होती है और हमारे विकास के कार्यों पर ही वो अपना आशीर्वाद देंगे। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, बाकी लोग को सरकार गिराने का, सरकार करने का ले गया। सबसे बड़ी बात हुआ पल्लवी जी कि जिस लालू प्रसाद यादव ने बिहार को धरातल में भेजने का काम किया, वो लालू प्रसाद यादव जी का जैसे आधार पर दोनों विधानसभा में हुआ, जनता उनके शासनकाल को खुद ब खुद याद करने लगी और नतीजा हुआ जो हमारा विकास का पहिया था वो पहिया चलते रहा और इसी रहेगा आगे में। हमारा इसी विकास के ही बात पर हम वोट मांगेंगे, न कि हम किसी जात पात धर्म के नाम पर मांगेंगे, किसी सरकार को गिराने दिखाने की बात पर मानेंगे। हम दोनों क्षेत्र की मतदाताओं को आपके टीवी के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार के विकास के मामले पर नीतीश कुमार और एनडीए सरकार किया। कुछ अन्य मेहमान भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। अरुण कुमार जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, नेता हैं आरजेडी के। इनके अलावा ब्रिजलाल खबरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। अरुण कुमार जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। क्या माना जाए अरुण जी, आरजेडी अति उत्साहित थी और इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। देखिए, दोनों सीटें आरजेडी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी और लगातार इन उपचुनावों से पहले तो सियासी अटकलें लग रही थी कि बड़ा सियासी उलटफेर हो जाएगा।
तमाम अटकलें, तमाम कयासों पर विराम लग गया है। जेडीयू ने दोनों सीटें अपने पास बरकरार रखी हैं। आरजेडी अति उत्साह के कारण पिछड़ गई। अति उत्साह के कारण नहीं पिछड़ गई। ये जो उपचुनाव हुए, ये जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका सिरोधार्य करते हैं। और जहां तक ये उपचुनाव की बात है, इस चुनाव में तारापुर में जदयू को नाकों चने चबाने पड़े। यहाँ देख अंतिम तक तब हम लोग बढ़त बना रहे थे, लेकिन जिस प्रकार जदयू ने चुनाव प्रचार में गलत इस्तेमाल किया, गलत चीजों का, सरकार का दुरुपयोग किया, धन बल का दुरुपयोग किया और लोगों को डराया गया, धमकाया गया और वोटरों को प्रभावित किया गया, जिसका नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सबूत भी देने का काम किया। लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही थी। चुनाव आयोग अगर इस पर संज्ञान लेती, अगर गलत लोगों को पकड़ने का काम करती तो आज परिणाम कुछ और होता। नहीं, ये हर बार कैसे संभव है सर? जब भी कोई हार जाए तो इसी तरह का ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है कि चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं? आप जीत जाएं तो सब कुछ ठीक है, अगर हार गए तो लोकतंत्र पर आप सीधे सीधे सवाल उठा देते हैं। ये हर बार कैसे संभव हो सकता है? मैं जवाब लूंगी आपका अरुण जी, मैं माफी चाहूंगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताएं अरुण कुमार जी, हर बार एक ही तरह का बहाना कैसे चल पाएगा? अरुण जी, आवाज मिल रही है आपको? अरुण कुमार जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सर? अरुण कुमार जी तक आवाज नहीं जा रही है। ब्रिजलाल खबरी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ब्रिजलाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेहमानों तक आवाज नहीं जा रही। एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव के जो परिणाम है वो वाकई में काफ़ी दिलचस्प रहे हैं। आरजेडी इस चुनाव को युद्ध की तरह लड़ रही थी। पार्टी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ये चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू प्रसाद को उतारकर आरजेडी ने साबित भी कर दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार गिराने, सरकार बनाने और खेला होने का नारा भी दिया था। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को ये मालूम था कि अगर नतीजे उनके पक्ष में आए तो विपक्ष के खाते में 2 सीट की बढ़ोतरी और पक्ष के खाते में 2 सीट की कटौती सियासी समीकरणों को नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन आरजेडी के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया है। हालांकि हार के बावजूद आरजेडी के पास खुश होने की वजह ये है कि तारापुर में जहां साल भर के भीतर आरजेडी का वोट बढ़ गया है, तो कुशेश्वर स्थान में अरसे बाद चुनाव लड़ रही आरजेडी का संगठन खड़ा हो गया है। वैसे तेज प्रताप यादव के साथ साथ कई सीनियर नेताओं के बयान समीक्षा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस के लिए विधानसभा का उपचुनाव दोहरी मार लेकर आया है। एक तरफ पार्टी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अपने सहयोगी पर पकड़ की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उसमें भी उन्हें करारा झटका तो लगा ही है। बिहार में 2 सीटों पर अकेले लड़कर कांग्रेस को जो वोट हासिल हुआ है वो 0 से शुरू करने जैसा है। यहां से अब कांग्रेस को तय करना है कि उसे महागठबंधन में अपनी कमजोर होती भूमिका के साथ रहना है या यहां से बिहार में संगठन निर्माण की अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है। बात बीजेपी की करें तो उपचुनाव की इस जंग में बीजेपी शुरू से ही बाहर थी। दोनों सीटों पर बीजेपी के सहयोगी जेडीयू ही चुनाव लड़ रही थी और दोनों जगहों पर बीजेपी के नेता ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे थे। बीजेपी को इस हार जीत से बहुत फर्क पड़ना भी नहीं था। वैसे भी ये दोनों सीटें जेडीयू विधायकों के निधन के बाद ही खाली हुई थी, लेकिन इतना जरूर था कि अगर चुनाव परिणाम कुछ और होता तो बीजेपी की चिंता सरकार बचाने को लेकर बढ़ सकती थी। और इस उपचुनाव का अब संदेश जो है वो साफ है कि बिहार में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तेजस्वी यादव को ये समझना चाहिए कि अति उत्साह ज्यादातर मामलों में नुकसानदेह साबित तो हो सकते हैं। सहयोगी को साथ ना लेकर चलने की जो आदत
उपचुनाव तक तो ठीक रही, लेकिन बड़े चुनाव में ये नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और अभी हमने देखा भी कि आरजेडी में किस तरीके से कलह मची हुई थी, उस कलह का भी ये कहीं ना कहीं परिणाम सामने निकल कर आया है। कलह को एक बड़ी वजह माना जा सकता है। आपस में ही आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लड़ते भिड़ते सार्वजनिक रूप से भी नजर आए। बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस में तो इस समय खलबली मची हुई है, क्योंकि ऋषि मिश्रा जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज और पुराने नेता हैं, उन्होंने मदन मोहन झा पर सवाल उठा दिए। मदन मोहन झा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बिहार में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। मनोज जी भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और अरुण कुमार जी भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ, बताएं सर, हर बार एक ही तरह का बहाना कैसे चल पाएगा कि वोटर्स को प्रभावित किया गया, धनबल का इस्तेमाल किया गया, बाहुबल का इस्तेमाल किया गया, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है, इसका वीडियो भी हम लोग ने जारी करने का काम किया। किस प्रकार से पैसा सारी बांटा जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को धमकाया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं। ये जहाँ भी शासन प्रशासन होती है वहाँ प्रशासन का सरकार जिसकी होती है वहाँ शासन प्रशासन का दुरुपयोग तो होता ही है, हर एक लोग करते हैं। आपको याद लेकिन होगा इस सर, प्रकार से तेजस्वी यादव का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ महिलाओं को आचार संहिता के दौरान पैसे देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उस वायरल वीडियो की हकीकत क्या निकली? हकीकत तो कुछ और ही थी ना। तो आप कैसे पुष्टि कर सकते हैं इस तरह के वीडियो की? तो चुनाव आयोग जो भी वीडियो जारी हुआ था, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी कि सही है वीडियो की गलत है। जो गलत वीडियो जारी किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि जो कोई गलत जारी कर देगा उसके बाद उस पर कार्रवाई नहीं होगी। जो गलत करता है कोई भी, हम हो चाहे आप हो चाहे वो हो, कोई भी अगर गलत करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत वीडियो नहीं होता है, गलत वीडियो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो था जो जारी किया गया, इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया और प्रशासनिक महकमा को पूरी तरीके से लगाया गया। प्रशासनिक महकमा को लगाने के गलत अफसरों को लगाया गया, जिसमें एक को जो दिया गया था उसमें चुनाव आयोग ने संज्ञान देते हुए उसको हटाने का भी काम किया। लेकिन और सभी मामलों में चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा। चुनाव आयोग को हर एक चीज पर संज्ञान लेने की जरूरत थी, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं थी। लेकिन चलिए ठीक है, जो भी हुआ हम लोग ने जो भी मतदाताओं ने जो भी जनादेश दिया, तारापुर में इनकी हम अकेले राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ रही थी, फिर भी हम लोगों ने इनकी चने चबा दिए, नाको चने चबा दिए। बहुत कम दो अंतरों से जीत हासिल हुआ, लेकिन ठीक है, उनको जीत मुबारक हो, बधाई हो उनको। चलिए मनोज जी, एक बड़ा आरोप लग गया है आप पर कि आपने धनबल का इस्तेमाल किया, आपने बाहुबल का इस्तेमाल किया, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश आपने की, अन्यथा ये जो परिणाम है वो कुछ और ही होते। देखिए पल्लवी जी, इन लोगों का आदत है, ये इस सरकार का मुझे लगता है कि पहला उपचुनाव था और इन लोगों के शासन काल में किस तरह से उपचुनाव हुआ करता था उसमें ये लोग देखते हैं। देखिए, जनता जिसके साथ रहती है वो चुनाव जीतता है। आज इन्होंने बहुत से प्रयास किया, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, MY समीकरण के आधार पर, तो हम वैध का उम्मीदवार देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, कभी इस सीडी बनाकर कभी वो सीडी बनाकर मतगणना में हेरा फेरी के लिए बड़ा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रही है आरजेडी। मनोज जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मनोज जी, तुरंत लौटेंगे। बस ब्रेक के उस पार चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ब्रिजलाल जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजलाल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है।
ठीक है सर, कांग्रेस के बारे में आप अपनी राय खुद ही रख दीजिए। किस तरह के हालात हो गए हैं बिहार में, तो बिल्कुल आपको अब जीरो से शुरुआत करने की जरूरत है। और तो और चिराग पासवान की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई और आप चौथे नंबर पर चले गए। पल्लवी जी, अभी बिहार की तैयारी चल रही थी, इसी बीच में उपचुनाव घोषित हो गए हैं और उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी दल के कब्जे में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आज मुझे ये पहले लगता था और इस तरह की धारणा बनी हुई थी, लेकिन हिमाचल में देख लीजिए ना आपने क्या वहां पर जीत का डंका बजाया है, लेकिन आप वहां पर सत्ताधारी दल नहीं है। वहां पे क्या है, हिमाचल में क्या है कि हम लोग जिस तरीके की तैयारी करके चुनाव लड़ रहे थे उपचुनाव को, वो हम बिहार में नहीं कर पाए हैं। हम स्वीकार करते हैं इस चीज को, और जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस दीपावली में जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आगे हमारी तैयारी चल रही है, आने वाले चुनाव में हम बेहतर करेंगे बिहार में। इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत हो सकती मैं करूंगा। हार की वजह है आप क्या मान रहे हैं बृजलाल जी? सिर्फ ये कि हमने तैयारी नहीं की थी, या फिर और भी कोई वजह है? नहीं, और कोई वजह नहीं है। जो हमारी तैयारी जिस तरीके की होनी चाहिए थी, हम उस तैयारी को नहीं कर पाए हैं। हम स्वीकार करते हैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवारी का काम उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के आम चुनाव अभी सामने हैं, तो उस पर हम क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं तो ज्यादातर समय हमारा यहाँ लग रहा है। वहां पे भी हम समय दिए हैं, लेकिन नहीं ज्यादा दे पाए हैं। और चुनाव तो बहुत तैयारी के साथ लड़ा जाता है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में। ये तो बहुत आम सी चीज है समझने वाली कि एक प्रदेश संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वो वहां के प्रदेश प्रभारियों पर होती है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष पर होती है। तो आप इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये तो बिहार के प्रदेश प्रभारी को सोचना चाहिए था, ये तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को सोचना चाहिए था। अब मदन मोहन झा तो जाकर उत्तर प्रदेश की तैयारियों में नहीं लगे हुए हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे संगठन के लिए। और हाँ, ऋषि मिश्रा जी ने आज बयान दिया है, वो तो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मदन मोहन जी को अब अपना इस्तीफा दे ही देना चाहिए। उनके नेतृत्व में तो कभी भी कांग्रेस पार्टी बिहार में नहीं खड़ी हो पाएगी। ये आप बिल्कुल, वहां के जिसने भी बयान दिया है वो अपने विचारों का मामला है। हमारा कहना केवल इतना सा है कि हम जिस तैयारी को करना चाह रहे थे वो तैयारी हम नहीं कर पाए हैं, चाहे वो हमारे झा साहब हो, चाहे हमारे प्रभारी हो, या मैं हूं। लेकिन जिस तैयारी को हमें कर लेना चाहिए था, अचानक से घोषणा हुई और 1 महीने के अंदर ये सब निर्णय लेने पड़े। वैसे भी वहां स्थानीय निकाय के चुनाव चल रहे थे, काफी हमारे वर्कर तो उस चुनाव में बिजी रहे हैं, और एक बहुत बड़ा गैप है जो हम नहीं लड़ पाए हैं वहां पर। उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, और स्वीकार करते हुए आगे के आने वाले समय में हम पूरी तैयारी के साथ बिहार को कांग्रेस की सरकार देना। एक बड़ा सवाल ये भी है कि महागठबंधन में जो टूट फूट हुई, क्या उसका भी नतीजा आपको ही भुगतना पड़ा है? और अब महागठबंधन में अपने साथियों पर जो पकड़ आप मजबूत करना चाहते थे, वो पकड़ अब ढीली हो गई है, ये भी आप स्वीकार करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन किन परिस्थितियों में होता है और किन परिस्थितियों में टूटता है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन आज का जो उपचुनाव है, ये इसमें गठबंधन करने का कुछ ऐसा आया नहीं है। अलग अलग लोग लड़े हैं अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए, और ताकत हम भी नहीं दिखा पाए हैं, और हमारा सपोर्ट जो गठबंधन का साथी थे वो भी अपनी ताकत पूरी नहीं दिखा पाए। अगर वो पूरी ताकत के साथ लड़ते तो निश्चित रिजल्ट कुछ अलग होते। चलिए, अरुण कुमार जी से ही रिएक्शन ले लेते हैं इसका। अरुण जी, आप भी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए, अन्यथा रिजल्ट कुछ और ही होते। और क्या महागठबंधन में टूट का परिणाम आपको भी भुगतना पड़ा है? वो देखिए, कहीं भी टूट का परिणाम तो भुगतना पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि टूट का परिणाम एक ही आदमी को भुगतना पड़ता है। टूट का परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन उसका कोई उतना ज्यादा असर नहीं है। हम लोग ने लड़े, बहुत ताकत से, अपनी ताकत से लड़े, और जदयू को नाको चने चबवा दिए। वहाँ स्थिति ये हुई कि अंतिम तक हम लोग आगे पीछे होते रहे, और धन बल जीत गया और जनबल हार गया।
राजनीतिक पंडित ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यहां पर मौजूद नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इन उपचुनावों में आपने बीमार होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया और उसके बाद भी हार का सामना आपको करना पड़ा। क्या लालू प्रसाद यादव को चुनावी मैदान या प्रचार में उतारना आरजेडी की भूल थी? आरजेडी की कोई भूल नहीं है। लालू जी सर्वमान्य नेता है और लालू जी दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के एकमात्र नेता है बिहार में, जो कि जिनके आह्वान पर लोग वोटिंग करते हैं। अगर लालू जी के आह्वान पर वोटिंग नहीं करते तो ये स्थिति थोड़ी रहती। कांग्रेस की स्थिति में भी हम लोग आ जाते हैं। और अब कांग्रेस के साथ भविष्य क्या देख रहे हैं आप? कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस अपना भविष्य देखे। अपना क्या भविष्य देख रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। क्या आपकी पार्टी कांग्रेस जी बोलिए बोलिए। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हम लोग क्षेत्रीय स्तर की पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा आज भी तालमेल है। जब भी कांग्रेस को जरूरत होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए, लेकिन सीटों का निर्णय तो क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है, उस पर बात विचार करके किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने अलग होकर लड़ने का निर्णय किया तो ये कांग्रेस को उसका दुष्परिणाम भी पता चल रहा है। मनोज जी बताएं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा सवाल था आपसे ये। तो ये है कि मैंने शुरू में कहा ना कि हमारे मित्रों को जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ उनको सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग नजर आता है। आज हिमाचल में एनडीए हार गई, ये इनको नजर नहीं आया। देखिए बिहार का ये चुनाव जो था, इसको इन्होंने कहा था कि ये सरकार और जनता के बीच में चुनाव है। इसमें ये लोग यही कहा कि इनकी कोई पूछ होती तो जनता को सरकार के प्रति विश्वास था तो जनता ने उनको वोट दिया। अपनी गलती तो नहीं ना देख सकते हैं। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, जिनको कि एक किसी खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अकेले दूसरे को जिताने के लिए, जिनका विपक्ष का नेता नौमा फेल हो और वो चल रहे हैं पूरे बिहार के युवाओं को जोड़ने के लिए। देखिए पल्लवी जी, अब वो आज से 40 बरस पूर्व का, 30 बरस पूर्व का और 25 बरस पूर्व की जनता नहीं है। जनता आज शिक्षित हो चुकी है और कोई भी युवा नहीं चाहेगा कि उसका आदर्श तेजस्वी यादव जैसे नौमा फेल व्यक्ति हो सके और उन्होंने इसको भगाने का काम किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सुशासन के बारे में कोई चर्चा नहीं किया। लालू प्रसाद यादव जी कहीं सीमा पर से लड़के नहीं आए थे बिहार में, वो जेल में आए थे और गरीबों को पैसा खाते थे। तो अपनी गलती इनको दिखाई पड़ेगा नहीं। परिवारवाद की बात करते हैं, यहाँ सब बात की हार हो गई। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार फिटनेस सबको लाके यहाँ खड़े कर दिया, क्या मिला? चौथा स्थान पर चले गए। तो देखिए यहाँ जनता अब विकास को खोजती है। उनके समय में 3 मेडिकल कॉलेज था, अभी हमारे समय में 18 मेडिकल कॉलेज है। क्या बात करते हैं? उनके समय में कोई एक भी स्कूल का छत नहीं था, आज सारे स्कूल के छत हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको किताब मिल रही है, उनको साइकिल मिल रही है। तो जनता उसको देखेगी कि जनता इनके लालू प्रसाद यादव को देखेगी कि किसने एक अरबों रुपया का घोटाला कर लिया। जनता इस तेजस्वी यादव को देखा जाए तो आरजेडी के पास खुश होने की एक वजह है। मनोज जी आरजेडी के पास खुश होने की वजह भी तो है। साल भर के भीतर तारापुर में उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, उनके वोट बढ़े हैं साल भर के भीतर तारापुर में, तो ये तो खुश होने की वजह भी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है इस सीट से वो अच्छे परिणाम लेकर आ जाएं। अच्छा, आपका जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहले यहाँ रुक लेते हैं, ब्रेक के उस पार मैं आपका ही जवाब लूंगी। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बताएं मनोज जी, तारापुर सीट पर देखा जाए तो आरजेडी ने अपने वोट जो हैं वो तो बढ़ाए हैं, तो खुश होने की एक वजह तो है उनके पास। देखिए वोट बढ़ना
कुछ गलतफहमियां होती है, वोट बदलने से हम नहीं जाते हैं। हमारा ये है कि हमको अगर इनके किसी दूसरे सेटलमेंट में हमारा वोट, उनका वोट पड़ा है तो किसी दूसरे सेटलमेंट का वोट आया होगा। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार होगी, आज मेरी सरकार है, अगर काम करेगी तो जनता वोट देगी। कल के चुनाव हो, मेरी सरकार कोई काम नहीं करे तो वोट नहीं देगी। लालू प्रसाद यादव के कंपनी को 15 साल तक इनको समय मिला था, जब ये काम नहीं किए थे तभी हमको सत्ता मिली थी, और हम आज काम कर रहे हैं तो हमको सत्ता मिल रही है। अगर कांग्रेस का एक समय था, 70 वर्षों तक शासन कर रही थी, अच्छा कर रही थी, जनता उसको चुन रही थी। अच्छा करना कम कर दिया और नीचे चले गए तो आज बिहार में उनकी स्थिति देख लीजिए, दूसरे जगह की स्थिति देख लीजिए। तो ये तो काम पर वोट मिलता है पल्लवी जी, बिना काम किए हुए हम वोट नहीं मिल सकते हैं। हम अगर चुनाव में कुछ अपना प्रस्तुत आदर्श नहीं करेंगे, एक से एक व्यक्ति रहा था राष्ट्रीय जनता दल में, जब लालू जी जेल जा रहे थे पहली बार मुख्यमंत्री चुनने की बात उठी तो इन्होंने चुन दिया अपनी निरक्षर पत्नी को। एक से एक आदमी थे। जब 2015 में सरकार बनी, तेजस्वी से भी बहुत बड़े विद्वान लोग हैं राजद के अंदर में, इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अपने बेटे को बना दिया। तो ये सबका प्रभाव भी जनता के ऊपर पड़ता है, और इसी प्रभाव का नतीजा है वोट कहीं 2, 4, 10 इधर उधर हो जाए उसकी बात नहीं करते। तो हमारा वोट तो आपको जाके बढ़ा कुशेश्वर स्थान में चिराग पासवान 11,000 वोट ले आए थे, आज 5,000 पर चले आए। कांग्रेस वहाँ सेकेंड स्थान पर थी कुशेश्वर स्थान में, आज चौथे स्थान पर चली गई। तो वोट बढ़ना नहीं होता है, आप कितना वर्क कर रहे हैं ये आपके ऊपर पड़ता है। चलिए बृजलाल जी, आपके ऊपर भी सवाल तो उठा ही दिया है मनोज जी ने। वो कह रहे हैं कि आपने जब तक काम किया आपको चुना गया, अब आप काम करना बंद कर चुके हैं, इसलिए पूरे देश भर में आपकी स्थिति खराब हो रही है। ऐसा नहीं है। अगर पल्लवी जी, अगर हम काम करना बंद कर दिए हैं तो फिर हम हिमाचल में कैसे आए हैं, हम राजस्थान में कैसे आए हैं, हम मध्य प्रदेश में कैसे आए हैं? तो काम तो हमारा चल रहा है, कांग्रेस कहीं काम से पीछे नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जब से ये देश में कोरोना, महंगाई, इन सबको देख करके आज टूटा हुआ है, मजदूर, किसान, नौजवान सब टूटे हैं, और उतने टाइम जो है उनको ये लगता है कि अब हम इधर उधर जाएं तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये देखते हैं कि इससे सरकार तो बदलने नहीं जा रहे थे, दोनों सीटें अगर हम जीत जाते तो सरकार तो बदलनी नहीं थी। तो सरकार के प्रभाव में जो मतदाता है वो आ जाता है। देखा है अभी आपके सामने उन्होंने कहा है कि वो साड़ी बांट रहे हैं, तोड़िया बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। तो ये जरूरत की चीजें जब आदमी के सामने आती हैं तो वो उसका मन भ्रमित होता है, और ये यहाँ पर बड़े पैमाने पे हुआ है बिहार में, क्योंकि सरकार जब इस तरीके का प्रलोभन देना शुरू कर देती है तो उसकी हवा बनना शुरू हो जाती है सामने वाले के सामने जी। इसलिए अब मनोज जी जो कह रहे हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं, उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, किसी ना किसी पे तो आरोप लगाना ही लगाना है उनको। लेकिन अगर जरा भी उनके मन में ऐसा है देश के प्रति अच्छा भाव है, तो इस तरीके के जो काम कर रही है सरकार, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, जिस तरीके का काम ये कर रही है सरकार, इससे तो देश का हिरास है, सारा देश बेचे डाल रहे हैं ये लोग तो मिल करके। तो उन्हीं के ये साथी हैं, कोई अलग नहीं है। मनोज जी भी उसी के पार्टनर हैं, और ये देश बेचने में अगर इनका इतना अच्छा। बृजलाल जी देखिए, बिहार में ये जो उपचुनाव हुए, दोनों सीटों पर जेडीयू ने अपनी जो विजय है वो हासिल की है। सरकार बचाने के लिए ये दोनों सीटें बचाना कितना महत्वपूर्ण था जेडीयू के लिए भी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें कही जा रही थी कि सियासी उलटफेर हो जाएगा। तो आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे थे कि जेडीयू अगर ये दोनों सीटें नहीं बचा पाती तो सरकार गिरने की भी यहाँ पर आशंका थी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर दोनों सीटें ये जीत नहीं पाती, सरकार के लिए संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन इनको उसी तरीके की तैयारी के साथ इन सीटों को जीतना था, तो उन्होंने हर तरीके का काम किया है।
जिस तरीके से साम दाम दंड भेद जो तरीके अपनाए जाते हैं राजनीति में इनके द्वारा, वो इन्होंने सब कुछ अपनाए हैं और उसके चलते इनको दोनों सीटें मिली हैं जी। और अगर नहीं मिलती तो सरकार पे संकट निश्चित था। और तो संकट बचाने के लिए सब कुछ बीजेपी का दांव पे ज्यादा लगा कुछ दिया। इसमें नफा नुकसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि बीजेपी ने तो वैसे ही ये दोनों सीटों पर उपचुनाव पे कोई दावेदारी ठोकी नहीं, वो लगातार लगे रहे जेडीयू उम्मीदवारों को ही जिताने में। तो ये तो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिताने में लगे रहे। और दूसरा काम नहीं, सरकार बचाने के लिए दोनों सीटें इनको बहुत जरूरी थी, नहीं तो इनका मैसेज खराब जाने का था और सरकार पर संकट आने वाला था। इसलिए इन्होंने जिस तरीके से सीट जीत सकते थे उस तरीके का सारा काम किया है। तो जो तारापुर के लिए आशंका जता रहे हैं अरुण जी भी कि वहां पर खेला हुआ है, आप भी ऐसा मान रहे हैं कि वाकई में वहां खेला हुआ है? नहीं तो तारापुर से तो आरजेडी की जीत सुनिश्चित थी। अभी तक का जो हमने तमाम राज्यों के चुनाव का अनुभव है वो यही कहता है कि ये जो जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ये किसी भी एंगल पर पीछे नहीं रहना चाहते, जिस तरीके से सीट को जीत सकते हैं उस वैसा अपनाते हैं। और यहाँ पर अगर तारापुर में अगर ये हार जाते तो इन्हें कहीं सर छुपाने के लिए जगह नहीं, इसलिए इन्होंने जो कर सकते थे, जैसे वोट को अपने तरफ कन्वर्ट कर सकते थे वैसा काम किया। और आने वाले टाइम में जो आम चुनाव होंगे तो इन्हें खुद ही अपनी स्थिति को पता लग जाएगा कि हम किस जगह खड़े हैं। देश बुरी तरह से तबाह है, चाहे प्रदेश हो, हर एक प्रदेश की अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं और देश का तो जो कल्याण होना था हो गया है। जितना कल्याण इन्होंने कर दिया है, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था, इन्होंने 7 साल में उसको बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बचा बेचने के लिए, सब कुछ बेच डाला, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे रेल हो, सब में बेच डाला। अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन आ रही थी, कहाँ खड़ी है, कौन से स्टेशन पर खड़ी है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। तो इस तरीके के काम करने वाले, झूठे आश्वासन देने वाली सरकार देश के हित में नहीं है, देश को सत्यानाश करने में लगी है। और अगर मनोज जी कह रहे हैं कि नहीं यही बिल्कुल विकास है, तो फिर देश की जनता स्वयं निर्णय ले लेगी आने वाले छोटे बड़े चुनाव में। चलिए, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ पर रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बताएं मनोज जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले बृजलाल जी कह रहे थे कि सब कुछ तो बेच चुके हैं आप और जल्दी ही जनता ये सब समझ जाएगी और जल्दी ही जनता आपका असली चेहरा भी देख लेगी, क्योंकि जमीनी मुद्दों से अलग हटके अब चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है एनडीए ने। देखिए पल्लवी जी, मैंने शुरू में ही कहा, अब ये लोग 2014 के चुनाव में भी बहुत भूमिका बांधे। नतीजा हुआ कि पूरे देश में जनता ने एनडीए को चुना। 2019 में पूरे स्थिति पर गए, सब कुकर्म किए, क्या नहीं ऑर्डर लगाए, क्या नहीं बात किए, इसके बावजूद भी जो है तो हम जो है तो वहाँ पर जीत के आए। लेकिन हमने आपको बार बार कहा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको जनता नहीं चुनेगी। अगर जो अभी केंद्र सरकार काम कर रही है, अगर उससे जनता नाखुश होगी तो 2024 में जनता लात मार के भगा देगी। जनता मालिक होती है, कोई दूसरा मालिक नहीं होता है। इनके जैसे कोई मालिक नहीं है यहाँ। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जनता के ऊपर हमें विश्वास है। अगर हमारे काम से जनता खुश नहीं होगी तो हमको नहीं चुनेगी। अगर 2025 में भी हमको चुन लेती है। अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए वहाँ की सरकार पर। अगर वहाँ की जनता इस सरकार को दे देगी तो क्या किया जाएगा? अब तो फिर इनका नारा रहेगा कि सत्ता पक्ष ने वहाँ लूट लिया, बाहुबली का किया, तो इस तरह की बात सीएम में भी निकला। तो ये सब आरोप चलता है। और सुन लीजिए पल्लवी जी, अगर इस तरह की बात होती कि सत्ता पक्ष ही चुनाव का क्लियर कर सकता है तो एनडीए कई राज्यों में चुनाव नहीं हारती। आज हिमाचल में वो चुनाव नहीं हारती।
साहब मेन बात पर है ये कि आपकी पार्टी के लिए भी देखा जाए तो इंडिविजुअल ठीक ही है, क्योंकि जेडीयू लगातार ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी के दबाव में आ रही है। अब आप बीजेपी के दबाव में नहीं आ पाएंगे मनोज जी। बोलने दीजिए, कुत्ता भूखे हजार हाथी चले बाजार चले। अब इनको बोलने दीजिए कि कौन दबाव में है, नहीं दबाव में है। अब इतना दिन तक कांग्रेस भी दबाव में तो सामने आया। हम अपने नीति के अनुसार किसी भी गठबंधन में है, हम अपने सिद्धांत के अनुसार गठबंधन में है, अपनी बात के ऊपर में है, हम अपनी बात को वहाँ पर करते हैं। अगर हमारा बात माना है तो हम उनके साथ हैं। अब हम किसी के दबाव में नहीं चलते हैं, दबाव में ये लोग चलेंगे। हम लोगों को दबाव में चलने का कोई आदत भी नहीं है, सत्ता के हमको भोगी भी नहीं है। जब हमको जरूरत पड़ेगी, जनता का जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक हम रहेंगे। जनता का आशीर्वाद नहीं रहेगा, उनके आदेश को हम स्वीकार करके विपक्ष में रहेंगे। इसमें हम किसी पर आरोप क्या लगाएं, किसी पर दबाव दबाव की क्या बात करें। भुगने दीजिए, कुछ भुगने के लिए भी इनको चाहिए। चल रहा है, चलिए दीजिए। चलिए अरुण कुमार जी, लेकिन एक राहत की बात यह भी है कि कुशेश्वर स्थान में आपका संगठन अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी ने अपना संगठन अच्छा खासा वहां खड़ा कर लिया है। देखिए, हमारा संगठन पूरे बिहार में मजबूती के साथ खड़ा हुआ। संगठन के बदौलत ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक अभी मनोज जी बोल रहे थे कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे कि हमको जनता का आशीर्वाद है, चाहिए है। इनको इतना ही जनता का आशीर्वाद था तो 3 नंबर की पार्टी क्यों बन गई है? इनको इतना कुर्सी से मोह नहीं था तो 3 नंबर की पार्टी बनने के बावजूद मुख्यमंत्री क्यों बने? क्या जनादेश नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का था? कभी नहीं। जनादेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनने का नहीं था। जनादेश उनके खिलाफ थी। जनादेश का सम्मान कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं किया। नीतीश कुमार ने हमेशा कुर्सी प्रेम हमेशा दिखाया, किसी प्रकार से तिगड़म करके कुर्सी को हासिल करने के फेर में लगी रहती है। ये ठीक है, अच्छी बात है कि वे तिगड़मधारी नेता है और तिगड़मधारी के बदौलत वो सत्ता में हमेशा बने रहते हैं। तो इनका ये जो पूरे बिहार की जनता जान रही है, ये 2 सीट जीत लेने पर इतने वो घमंड से बात कर रहे हैं, इतने उन्माद में बात कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि पूरा जग जीत लिए हो। ये 2 सीटें में किस प्रकार नाको चने चबाना पड़ा है। हमारे साथ कांग्रेस नहीं थी। अगर जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ लोजप्पा के बदौलत हम हारे थे, तो यहाँ अगर कांग्रेस का 5000 वोट जोड़ दीजिए तो कहाँ पर ही चले जाएंगे? तो ये नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ा जाता है। परिस्थिति और जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें जनता ने नकारा। तो आप कहिए कि हमें जनता ने नकारा। आपको जनता 3 नंबर की पार्टी बना के भेजी है। आपको जनता मुख्यमंत्री का जनादेश कहाँ दिया है? आप तिगड़मधारी है और तिगड़म बना के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर ये सीट आप हार जाते हैं तो ये तिगड़म भी आपका फेल हो जाता। इसीलिए पूरा प्रशासनिक मगमा पूरा लगाए हुए थे। अगर आप इतना ही विकास पर आपको भरोसा था तो हर एक पंचायत में क्यों मंत्री को प्रभारी बनाकर के भेजे हुए थे? हर एक पंचायत में मंत्री ले जाकर के रुपया का मुंह खोले हुए था। तब आपका ये हाल हुआ, ये बुरा हाल हुआ। अगर आपको दम है तो विकास के बदौलत अगर लड़ना है तो कहीं भी सीट खाली करके और वहां लड़िए। आपको एक भी मंत्री आपका नहीं जाए, एक भी विधायक हम लोग का नहीं, लड़ के देखिए, पता चल जाएगा कि आपका जनता का हाल बुरा हाल करती है। हाँ ठीक है, हमने पैसा, ऐसा तो नहीं है कि अभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, जेडीयू ने ही तो चुनाव लड़ा। जेडीयू के ही नेता वहां पर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। सत्ता का दुरुपयोग किया, धन बल का दुरुपयोग किया, इसके कारण आप चुनाव जीते। अन्य राज्यों में भी एनडीए ने चुनाव लड़ा है जहां उन्हें करारी शिकस्त मिली है, वहां धन बल का प्रयोग नहीं किया गया। अरे भैया, हर एक जगह किया गया, हर एक जगह। भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी फरेबी पार्टी है। वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। 15 लाख रुपए प्रत्येक अकाउंट में देंगे, कहाँ हो गया? 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। क्या आप प्रलोभन देकर के चुनाव जीत रहे हैं? लोगों को बरगला कर चुनाव जीत रहे हैं, ना कि आप बहुत अच्छा काम कर करके जीत रहे हैं। पूरे
देश को बेचने का काम कर दिया, देश को गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, देश अब गुलाम होने वाला है, कौन नहीं जान रहा है। चलिए ठीक है तो सर, ये अभी वैसे ये समय आलाप करने से ज्यादा विचार मंथन का है कि आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी जो है अपने संगठन को मजबूत करे, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अरुण कुमार जी आपकी पार्टी भी हो। जो सर फुटअव्वल रहा है वो आपकी हार की एक बड़ी वजह रहा है और इसी पर अब मंथन करना होगा पार्टी को। तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।